कपड़े कपड़े कपड़े। हमारी प्यारी प्रियंका, जिसे दुनिया में अगर कुछ सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कपड़े खरीदना। उसे कहीं भी कपड़े दिख जाए तो वो उन्हें खरीदे बिना खुद को रोक नहीं सकती, चाहे फिर उसे वो कपड़े पहनने हो या ना हो। इस चक्कर में उसकी अलमारी, या यूं समझ लो उसका पूरा कमरा, सिर्फ और सिर्फ उसके कपड़ों से भरा हुआ है, जिसे देखकर अब उसकी मम्मी परेशान हो चुकी है। क्या बात कर रही यार, 50% डिस्काउंट? भेज भेज, मुझे भी जल्दी से वो लिंक भेज। इस बार ना मैं कुर्ती खरीदूंगी। आजकल कुर्ती पहनने का ट्रेंड बहुत चला हुआ है और मैंने इंस्टा पर कुर्ती पे कोई फोटो पोस्ट भी नहीं की, तो वो भी हो जाएगी। चल बाय। हे भगवान, दिन निकला नहीं और फिर से तेरे कपड़ों का ये पुराण शुरू हो गया। अरे बेटा, पहले ही तेरे पास इतने कपड़े पड़े हुए हैं, उन्हें रखने की तो जगह घर में बन नहीं रही, ऊपर से तुझे और कपड़े मंगाने हैं। मम्मी, कितने ही कपड़े हैं मेरे पास। आपको पता भी है आजकल लड़कियों के पास कितने कितने कपड़े होते हैं। अब जो चीज़ ट्रेंड में आएगी वो तो खरीदनी पड़ेगी ना। पता नहीं क्या तेरा ट्रेंड व्रेंड समझ में नहीं आता। अरे तू इतने कपड़ों का करती क्या है? कपड़े खरीद खरीद कर पूरे कमरे को कबाड़ खाना बना दिया है। अभी से अपनी आदत सुधार ले, वरना कुछ दिनों बाद जब शादी होकर ससुराल जाएगी ना, तो तेरी सास ये सब नहीं झेलने वाली। डोंट वरी मम्मी, आप रिलैक्स करो। अपनी सास को तो मैं संभालूंगी और आप देखना, मैं उनको भी अपने जैसा बना दूंगी। फिलहाल मैं चली शॉपिंग करने। अपनी फ्रेंड की भेजे हुए लिंक से प्रियंका बहुत सारे कपड़े फिर से मंगा लेती है और हर ड्रेस में फ़ोटो खींच खींच कर इंस्टा पर अपलोड कर देती है। ओह माय गॉड, पूरे 10,000 फॉलोअर्स हो गए मेरे तो इंस्टा पर। अब तो मुझे 10K वाला केक कट करके इंस्टा पर फ़ोटो पोस्ट करनी पड़ेगी। वरना सब लोग क्या सोचेंगे। ओह हाँ, मैं पिंक थीम रखूँगी, स्ट्रॉबेरी केक, पिंक डेकोरेशन और पिंक ड्रेस। लेकिन पुरानी वाली पिंक ड्रेस में तो मैंने इंस्टा पर ऑलरेडी फ़ोटो पोस्ट की हुई है। चलो कोई बात नहीं, नई ड्रेस मंगा लेती हूँ। प्रियंका अपने इंस्टाग्राम का 10K फॉलोअर्स का सेलिब्रेशन करने के लिए पिंक कलर की नई ड्रेस पहनकर केक कट करते हुए फ़ोटो अपलोड करती है। तभी ऋषि को इंस्टाग्राम पर उसकी वो पोस्ट नज़र आती है। अरे कौन है ये लड़की, इतनी सुंदर, इससे तो बात करनी पड़ेगी भाई। ऋषि पोस्ट पर कमेंट करते हुए उसे 10K फॉलोअर्स कंप्लीट होने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है और धीरे धीरे उनकी बातें शुरू हो जाती है और कब वो प्यार में बदल जाती है उन्हें भी पता नहीं चलता। और कुछ टाइम बाद दोनों अपने अपने परिवारों की रजामंदी से शादी भी कर लेते हैं। अब शादी के कुछ दिन तक तो प्रियंका को शॉपिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से अपनी शॉपिंग की आदत से मजबूर नए कपड़ों की छानबीन शुरू कर देती है। अरे वाह प्रियंका, तुम्हारी ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर लग रही है। कहाँ से ली तुमने? ये तो मैंने जमुना मार्केट से खरीदी थी दीदी। वहाँ पर सेल लगी हुई थी ना, तो एक के साथ एक फ्री मिल रही थी, तो मैंने ले ली। अच्छा, एक के साथ एक फ्री, तब तो मैं भी लूँगी। वैसे कितने में पड़ी तुम्हें ये साड़ी? वैसे तो 4,000 की थी दीदी, लेकिन सेल में खरीदी तो 2 में मिल गई। क्या? तब तो सेल वाले ने तुम्हें लूट लिया, क्योंकि ये साड़ी वैसे भी 2,000 की मिलती है। 2 साड़ी का भाव एक साड़ी में लगा दिया और बता दिया कि एक के साथ एक फ्री है, और तुमने मान भी लिया। अरे तुम्हें शॉपिंग करनी हो ना तो मेरे साथ चला करो। अरे नहीं दीदी, इस साड़ी की क्वालिटी अच्छी वाली है, इसलिए ये महंगी ही मिलती है। खैर ये सब छोड़िए, ये देखिए साड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना। आजकल ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आ रहे हैं। अरे लेकिन ऐसी एक साड़ी तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है ना, वो पर्पल कलर वाली। हाँ है तो, लेकिन मेरा सेम साड़ी में ये वाला कलर खरीदने का भी मन है। और मेरा मानना तो यही है कि जो चीज़ खरीदने का मन करे उसे बस खरीद लो, खामखा अपने मन को क्यों मारना। अरे क्या बातें चल रही है मेरी दोनों भाभियों के बीच, कोई मुझे भी बता दो। अरे कुछ नहीं, हम बस ऑनलाइन साड़ियाँ देख रहे थे। मुझे ना ये 5-6 साड़ियाँ बहुत पसंद है, तो बस वही ऑर्डर कर रही हूँ। क्या 5-6 साड़ियाँ? लेकिन भाभी अभी शादी में ही तो आप अपने लिए 50 साड़ियाँ लेकर आई हो। आप इतनी सारी साड़ियाँ रखोगी कहाँ? अरे इतनी बड़ी अलमारी है मेरे पास, वो तो अभी भी आधी ही भरी है। और ऋषि जी की अलमारी भी तो है, उनकी अलमारी में तो उनके थोड़े से ही कपड़े। मैं अपनी 50 साड़ियाँ उनकी अलमारी में शिफ्ट करने वाली हूँ। बाकी जो नए कपड़े खरीदूंगी ना, वो अपनी अलमारी में रख लूँगी। वैसे तुम्हारा ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है शीना, कहाँ से खरीदा? अच्छा ये तो मैंने मेरे पिछले बर्थडे पर ख़रीदा था, मार्केट में वो सरोज गारमेंट्स है ना, वहाँ से। अच्छा, तब तो मैं अभी वहाँ पर जाऊँगी। रोज़ रोज़ साड़ी भी तो नहीं पहनी जाती ना, जिस दिन साड़ी पहनने का मन नहीं करेगा उस दिन सूट पहन लूँगी। अच्छा, मुझे ना अभी अपनी एक फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर जाना है, तो मैं चलती हूँ। आप दोनों को भी चलना है तो आ जाइए ना। अरे नहीं प्रियंका, तुम जाओ, शॉपिंग करने के लिए तुम एक ही काफ़ी हो।
प्रियंका अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती है और वापस आते हुए शीना की बताई हुई शॉप से खूब सारे सूट खरीद कर ले आती है। उफ, मुझे तो लगा था ये बहुत बड़ी अलमारी है, लेकिन ये तो इतने सी कपड़ों में भर गई। हे भगवान, अलमारी में ये इतने सारे कपड़े कहाँ से आ गए? कपड़ों की दुकान खोलने के बारे में सोच रही हो क्या तुम? अरे नहीं जी, इतने से कपड़ों से कोई कपड़ों की दुकान खुलती है क्या? ये तो मेरे कपड़े हैं, मैं आज खरीद कर लाई थी। क्या? इतने सारे कपड़े? इतने सारे कपड़े तुमने एक दिन में खरीदे? अरे इतने सारे कहाँ हैं, बस थोड़ी सी तो है। देखिए, अब मैंने ना डिसाइड किया है कि कम से कम 15 दिन तो शॉपिंग पर नहीं जाऊँगी, इसलिए 15 जोड़ी सूट लेकर आई हूँ। और सहेली के साथ बाहर गई थी ना, तो वहाँ मुझे ये कुछ ड्रेसेस पसंद आ गई। हम कभी बाहर डिनर वगैरह पर जाएंगे तो उसके लिए मैंने ये ले ली, और बहुत सस्ती मिल रही थी, मैंने पूरी 10 खरीद ली। अच्छी है ना? अरे वो सब छोड़ो, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने सारे कपड़े हैं और इतने सारे कपड़े तुम आज और ख़रीद कर ले आई और बोल रही हो कि अभी मैं 15 दिन के लिए शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी। इसका मतलब 15 दिन के बाद फिर इतने कपड़े खरीद कर लाओगी? हाँ, अगर मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की तब तो जाना ही पड़ेगा ना। 1 महीने तक तो ये कपड़े चल ही जाएंगे, और वैसे भी ना मुझे एक कपड़ा दोबारा पहनना पसंद नहीं है। आप जानते हो ना, मैं हर रोज़ अपने आउटफिट की एक पोस्ट तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर डालती हूँ, और वो हमेशा डिफरेंट ही होना चाहिए, वरना लोग क्या सोचेंगे, इसने अभी 6 महीने पहले ही तो ये कपड़े पहने थे और आज फिर से पहन लिए। ना बाबा ना, ये मेरे लिए इंसल्ट है। हे भगवान, इस हिसाब से तुम साल भर के 365 जोड़ी कपड़े खरीदोगी और ये प्रोसेस हर साल रिपीट होगा। लगता है 1-2 साल में हमारा पूरा घर पूरा का पूरा कपड़ों से ही भर जाएगा और हम रोड पर रहेंगे। अरे नहीं ना, 1 साल में जो कपड़े पहनूंगी वो मैं अगले साल फेंक दूंगी, और अगले साल कपड़ों का नया स्टॉक आएगा। और वैसे भी आजकल ना ट्रेंड इतनी जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं, 1 साल का कपड़ा दूसरे साल में रिपीट करना, अरे मेरा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। खैर, अभी तो मुझे इन कपड़ों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अपने कुछ पुराने कपड़े तो मैंने आपकी अलमारी में रख दिए, लेकिन ये सारे नए कपड़े ना मेरी अलमारी में नहीं आ रहे हैं। मेरी थोड़ी हेल्प करो ना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे कपड़े इन अलमारियों में ही क्या, इस पूरे कमरे में भी नहीं आएंगे। अरे बाबा, मुझे लेक्चर मत दो, अगर हेल्प करनी है तो करो, वरना मत करो। ऋषि जैसे तैसे प्रियंका की हेल्प करके अलमारी में सारे कपड़ों को ठूस देता है। अरे कैसा काम था ये, सांस फूल गई मेरी। प्लीज़ दोबारा मुझसे ऐसा कुछ मत करवाना। सच बताओ ना, जितने कपड़े तुमने मुझसे इन दोनों अलमारी में ठुसवाए, उतने कपड़े आज तक मैंने कभी किसी दुकान वाले के पास भी नहीं देखे। ऐसा लग रहा है जैसे दुकान वालों को होलसेल में कपड़े सप्लाई करती हो तुम। क्या आप भी ना हमेशा मजाक करते रहते हो। चलो चुपचाप सो जाओ, वैसे भी ये कपड़े सेट करने में बहुत थक गई हूँ मैं। ऋषि को लगा था कि आज उसने कपड़े सेट करने में इतनी मेहनत की है तो कम से कम कुछ दिन तो उसे रेस्ट मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो प्रियंका ने ऑनलाइन साड़ियाँ भी ऑर्डर की हुई थी। अगले दिन डिलीवरी बॉय प्रियंका को साड़ियाँ देकर जाता है। अरे बहू, ये इतना सारा सामान क्या मंगा लिया तूने? घर का राशन मंगाया है क्या? नहीं ना माँ जी, ये घर का राशन नहीं है, मेरी साड़ियाँ हैं। मैंने ऑनलाइन देखी थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने 10 जोड़ी मंगा ली। क्या 10 जोड़ी घर में सबके लिए मंगा ली है क्या बहू? नहीं माँ जी, अभी तो सिर्फ अपने लिए मंगाई है। अगर आपको भी अच्छी लगे तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए भी मंगा दूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दे। अच्छा ओके मम्मी जी, वैसे आप मेरी एक अच्छी सी फ़ोटो खींच दोगी क्या? फोटो? क्यों? मम्मी जी, आज मैं सुबह ऋषि जी को बोलना भूल गई, वरना वही हर रोज़ मेरी पिक्चर क्लिक करते हैं ना, वो मुझे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करनी होती है इसलिए। अच्छा, वैसे मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन तू कह रही है तो खींच देती हूँ। ला, यहाँ पर नहीं मम्मी जी, गार्डन में खींचो, बैकग्राउंड भी तो अलग अलग होने चाहिए ना। अच्छा बाबा, गार्डन में चल। प्रियंका अपनी नई साड़ी में खूब सारी फ़ोटोज़ खिंचवा कर इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है। अच्छा मम्मी जी, अभी ना मेरी अलमारी में कपड़े रखने की जगह नहीं है, तो मैं ये साड़ियाँ आपकी अलमारी में रख दूँ? क्या इतनी जल्दी तेरी अलमारी भी भर गई? चल कोई बात नहीं, रख दे। वैसे भी मेरी अलमारी में तो मेरे थोड़े से ही कपड़े हैं। प्रियंका अपनी नई साड़ियों को और बाकी के कुछ कपड़े भी अपनी सासू माँ की अलमारी में रख देती है। 2-3 दिन बाद वो फिर से मार्केट जाकर नए कपड़े खरीद कर ले आती है और फिर से अपनी सासू माँ की अलमारी में सारे कपड़े रख देती है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो अपनी सासू माँ की पूरी अलमारी को अपने कपड़ों से भर देती है। तभी कुछ दिन बाद जब सब लोग सीरियल देख रहे थे तो प्रियंका वहाँ आती है। 1 मिनट, वीडियो पोस्ट करना दीदी। ओह माय गॉड, कितना सुंदर डिज़ाइन बनाया है ब्लाउज़ का, और इसका अनारकली तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। बस 1 मिनट रुकना, मैं अभी अपना फ़ोन लेकर आती हूँ।
इसकी फ़ोटो क्लिक करके अपनी बुटीक वाली को भेजूंगी। मुझे भी ना सेम टू सेम ऐसा ही ब्लाउज़ और अनारकली बनवाना है। प्रियंका भाभी को तो कहीं नए कपड़े दिखे नहीं और वो शुरू हो जाती हैं। अरे भाभी, अभी तो इतने सारे कपड़े खरीदे आपने, और अपनी बुटीक वाली से भी कपड़े वापस सिलवाओगी? मम्मी की अलमारी को तो आपने पूरा का पूरा भर दिया, अब क्या हमारी अलमारी की बारी आने वाली है? क्या तुम भी, अभी फ़ोटो क्लिक करने दो मुझे। अगर इस डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ में साड़ी पहनकर मैंने इंस्टा पर पोस्ट कर दी ना, तो मैं तो छा ही जाऊंगी। देखना आप लोग कितने सारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे मेरे। हे भगवान, तुम और तुम्हारे फॉलोअर्स एक दिन हमारे घर को पूरी तरह कपड़ों से भर दोगे। तुम्हें नहीं लगता प्रियंका, जिस चीज़ की ज़रूरत जितनी हो उसे उतनी ही मात्रा में खरीदना चाहिए? देखो दीदी, ज़रूरत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपनी इच्छाओं को नहीं मानना चाहती। वैसे भी जीने के लिए एक ज़िंदगी मिली है, तो जो अच्छा लगता है वो करो। मुझे ये ज़रूरत वगैरह कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया है, तो आप अपना सीरियल एंजॉय करो। मैं चलिए अपने बुटीक वाले से बात करना है। प्रियंका अपनी बुटीक वाले से कॉल पर बात करती है और बहुत सारी ऑनलाइन साड़ियाँ खरीदकर उसकी बुटीक पर भेज देती है और उसी डिज़ाइन के सारे ब्लाउज़ बनाने के लिए बोल देती है। कुछ दिन बाद उसके सारे ब्लाउज़ और अनारकली तैयार हो जाते हैं। उनके साथ में वो बुटीक से खूब सारे सूट भी खरीद कर ले आती है। हे भगवान, क्या है ये? आज फिर से इतने सारे कपड़े? इतने सारे कहाँ, बस 2 महीने के लिए खरीदे। अब 2 महीने तक मैं कुछ भी नहीं खरीदने वाली। इतना सारा सामान हो गया था मेरे पास। वो तो अच्छा है बुटीक वाली दीदी ने मेरे साथ गाड़ी भेज दी, वरना कैसे लाती मैं ये सब। अब 2 महीने के लिए इंस्टा पर नए नए आउटफिट्स में पोस्ट करने की टेंशन खत्म। अरे तुम कभी तो अपनी इस दुनिया से बाहर आओ। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में इन कपड़ों और इंस्टा की पोस्ट के अलावा और कुछ आता ही नहीं। अरे हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हमारी शादी को अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं और तुम्हें पता भी है इन 3 महीनों में तुम कितने कपड़े खरीद चुकी हो। हज़ारों से तो तुम्हारे कपड़ों का हिसाब कब का निकल गया है। अरे तो क्या हो गया, हमारे पास पैसों की कमी है क्या? चलो चलकर पूछते हैं। तीनों उसके पास जाती हैं। अरे प्रियंका, ये तुम क्या कर रही हो? ये इतने सारे कपड़ों का ढेर यहाँ पर क्यों लगाया हुआ है? बस इन सभी कपड़ों को बेच रही हूँ दीदी। लेकिन क्यों भाभी? ताकि इन्हें बेचकर उनके लिए कुछ खरीद सकूं जिनके पास पहनने को कुछ नहीं है। क्या मतलब? मतलब कि कल जब दीदी के साथ मंदिर गई और उन बच्चों को देखा जिनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, तो बहुत बुरा लगा। मैं अपनी अलमारी में रखा एक कपड़ा भी दोबारा नहीं पहनती, और वहाँ उन बच्चों के पास पहनने को एक जोड़ी भी ढंग के कपड़े नहीं थे, पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं थी। पहले मुझे कभी चीज़ों की वैल्यू समझ में नहीं आई, लेकिन कल जब उन बच्चों को देखा तब समझ में आया कि जो चीज़ मेरे लिए कुछ भी नहीं है, उसकी किसी और की ज़िंदगी के लिए कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है। आज से मैंने डिसाइड कर लिया है कि फिजूल में कोई भी कपड़ा नहीं खरीदूंगी। अब जब ज़रूरत होगी तभी शॉपिंग करूंगी और इन सारे कपड़ों को बेचकर उन बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते खरीदूंगी। चलो, फाइनली मेरा मिशन कामयाब हुआ। जो समझाने के लिए मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर गई थी, आखिरकार वो तुम्हें समझ में आ ही गया। अरे वाह अनीता भाभी, जो कोई नहीं कर पाया वो आपने कर दिखाया। आज समझ में आया कि आप क्यों इनकी जिठानी हो। शीना की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं और प्रियंका के साथ मिलकर उन सभी कपड़ों को सेल करने में उसकी मदद करते हैं। प्रियंका उन पैसों से उन बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते खरीद कर लेकर आती है, और ऐसा करके आज सही मायने में उसके दिल को जो खुशी मिलती है वो उसकी आंखों के आंसुओं से बयां हो जाती है। रसोई से तड़के हुए मसालों की खुशबू आ रही है। अलमारी पर रखा पुराना रेडियो धीरे धीरे कोई भजन बजा रहा है, और घर की बड़ी बेटी प्रिया किचन में नाश्ता तैयार करने में अपनी माँ की मदद कर रही है। तुम्हारे हाथ की आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म फुलकों का कोई जवाब नहीं है मम्मी। मेरा बस चले ना तो मैं हफ्ते के 7 दिन और दिनों के 3 पैर तुम्हारे हाथ की पत्ता गोभी खाती रहूं। हाय मेरी लाडू रानी, तू ही तो है जो मेरे हाथ का बना खाना 2-3 दिन तक खा लेती है, वरना इस घर में तेरे पापा से लेकर तेरी दादी तक सभी को हर पहर ताजा गरम खाना ही चाहिए। जैसे कि मैं कल ही ब्याह कर आई हूँ, 28 साल हो गए मेरी शादी को। फिर भी जवान बेटी की शादी की नहीं सोची जा रही। अभी भी अपने माँ के वालों से दिन भर फोन पर लगी रहती है, तो बच्चों पर ध्यान जाएगा कहाँ से। छोड़ो ना माँ, क्या तुम भी सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। खाने के वक्त तो बख्श दो अपनी बहू को। जल्दी से नाश्ता लगाओ लीला तुम। प्रिया खाने की टेबल पर आकर बैठ जाती है और लीला सभी को खाना परोसना शुरू करती है। थाली में फुलका तोड़कर लता जैसे सब्जी उठाती है, पहला कोर मुंह में लेते ही उसे अचानक कच कच की आवाज आती है।
अरे राम, ये क्या टूट गया मेरे मुंह में। लता ये कहती है कि सब एकदम से रुक जाते हैं। दादी, कहीं दादी तो नहीं निकला है? ठीक से देखो। ये सब्जी में क्या मिला दिया है? गोभी में पत्थर था क्या लीला? साफ तो करनी चाहिए थी सब्जी को सही से। बस फिर क्या, सुबह सुबह का नाश्ता जो चैन से होना चाहिए था बदल गया एकदम अखाड़े में। अम्मा दर्द तो नहीं कर रहा, जरा मुंह दिखाइए। अरे ओ लीला, तूने इसमें कहीं प्याज तो नहीं डाल दिया? हाय राम। 28 साल से हूँ मैं इस घर में अम्मा, मुझे पता है इस घर में प्याज लहसुन नहीं आता। पत्ता गोभी सही से पकी नहीं होगी इसलिए कच की आवाज आई होगी। प्रिया, कितनी बार कहा है कि इस घर में प्याज लहसुन नहीं आना चाहिए। अपनी सहेलियों के साथ यही सब सीख रही हो तुम? नहीं पापा, मैंने कसम खाई थी कभी प्याज नहीं छूंगी। 3 साल पहले आपने मुझे एक बार रोल खाते देख लिया था, उसमें भी मैंने दुकानदार को प्याज डालने से मना किया तो उसने डाल दिया था। तो मैं क्या करती पापा, मैं प्याज नहीं खाती, वो तो बस एक बुरा संजोग था। शादी की उम्र हो गई इस लड़की की और ऐसे गलतियां कर रही है। आज तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। अब इस लड़की के हाथ का बना खाना मेरी रसोई में तो बनना नहीं चाहिए। मोहन, अगर तू मुझे सलामत देखना चाहता है तो जल्द से जल्द इसके हाथ भी लेकर के विदा कर दे इसे। वो कहते न, शादी की उम्र हुई बेटी को विदा करने का लोगों को बस बहाना चाहिए होता है, और वो बहाना कुछ भी हो सकता है। और लता को वो बहाना मिल ही गया था प्याज के रूप में। मोहन प्रिया के लिए अच्छे घर के लड़कों का रिश्ता देखना शुरू करता है, जिससे प्रिया की टेंशन और बढ़ जाती है। एक रात को प्रिया अपने कमरे में बैठी घबराई हुई अपने बॉयफ्रेंड मयंक को कॉल लगाती है। मयंक, पापा मेरे लिए लड़के देख रहे हैं फिर से। कल ही किसी पंडित जी को बुलाया था घर पे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं। अगर उन्होंने किसी लड़के को फाइनल कर दिया तो? अरे पगली, टेंशन क्यों ले रही है तू? जब मैं हूं ना तेरे साथ तो डरने की क्या है बात। लेकिन मयंक, पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो? अरे तो क्या हुआ, मैं खुद ही पंडित जी के जरिए अपना फोटो और बायोडेटा तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। तुम्हारे पापा लड़का ढूंढ रहे हैं ना, तो लड़का तैयार है, और वो भी सबसे बेस्ट कैंडिडेट। तुम सीरियस हो ना? अरे बिल्कुल सीरियस। देखो, मैं तुम्हारे पापा के सामने वही बनकर खड़ा हूँगा जैसा उन्होंने अपनी बेटी के लिए सोचा है। तुम बस हिम्मत रखो। और प्रिया के घर मयंक का रिश्ता पंडित जी लेकर आते हैं। देखिए पंडित जी, प्रॉपर्टी कितनी हो, परिवार वाले सात्विक होने चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। अरे माता जी बहुत ही सात्विक लोग हैं। अगर हमारी प्रिया इस घर में गई तो समझिए बेटिया का जीवन सफल हो गया। मयंक के परिवार वाले अपने बेटे की खुशी के लिए प्रिया के घर रिश्ता करने पहुंच जाते हैं। देखिए भाई साहब, हमें तो आपकी प्रिया बड़ी पसंद आई। अब बस जल्दी से आप हाँ कर दीजिए ताकि हम प्रिया को अपने घर ले जा सके। इतनी जल्दबाजी किस बात की है बेटा? मेरा मतलब है पहले हम तो अपने हिसाब से जांच पड़ताल कर ले। क्या कमाता है लड़का? मैं इंजीनियर हूँ दादी जी, और पापा पहले रेलवे में थे, अब रिटायर हो गए, तो उनकी लाख रुपया पेंशन आती है। टेंशन की कोई बात नहीं है दादी, प्रिया को हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। नाश्ते में क्या खा कर आए हो बेटा? बहुत गंदी महक आ रही है। कहीं तुम प्याज या किस चीज का नाम ले लिया आपने चाची जी? हमारे यहाँ प्याज लहसुन का नाम भी नहीं लेता कोई। प्रभु प्रभु प्रभु। वो तो रास्ते से आते वक्त एक मंद बुद्धि औरत ने ऊपर से कचरा फेंक दिया मेरे बेटे पर, उसी की जरा शायद महक रह गई है। अपने हिसाब से सारी जांच पड़ताल कर लता भी इस रिश्ते के लिए हामी भर देती है। मयंक और प्रिया के इस प्लान की भनक किसी को नहीं लगती और दोनों की शादी हो जाती है। हरी चटनी के साथ प्याज, रसोई से तड़के हुए मसालों की खुशबू आ रही है। अलमारी पर रखा पुराना रेडियो धीरे धीरे कोई भजन बजा रहा है, और घर की बड़ी बेटी प्रिया किचन में नाश्ता तैयार करने में अपनी माँ की मदद कर रही है। तुम्हारे हाथ की आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म फुलकों का कोई जवाब नहीं है मम्मी। मेरा बस चले ना तो मैं हफ्ते के 7 दिन और दिनों के 3 पैर तुम्हारे हाथ की पत्ता गोभी खाती रहूं। हाय मेरी लाडू रानी, तू ही तो है जो मेरे हाथ का बना खाना 2-3 दिन तक खा लेती है, वरना इस घर में तेरे पापा से लेकर तेरी दादी तक सभी को हर पहर ताजा गरम खाना ही चाहिए। जैसे कि मैं कल ही ब्याह कर आई हूँ, 28 साल हो गए मेरी शादी को। फिर भी जवान बेटी की शादी की नहीं सोची जा रही। अभी भी अपने माँ के वालों से दिन भर फोन पर लगी रहती है, तो बच्चों पर ध्यान जाएगा कहाँ से? छोड़ो ना माँ, क्या तुम भी सुबह सुबह शुरू हो जाती हो? खाने के वक्त तो बख्श दो अपनी बहू को। जल्दी से नाश्ता लगाओ लीला तुम।
प्रिया खाने की टेबल पर आकर बैठ जाती है और लीला सभी को खाना परोसना शुरू करती है। थाली में फुलका तोड़कर लता जैसे सब्जी उठाती है, पहला कोर मुंह में लेते ही उसे अचानक कच कच की आवाज आती है। अरे राम, ये क्या टूट गया मेरे मुंह में। लता ये कहती है कि सब एकदम से रुक जाते हैं। दादी, कहीं दादी तो नहीं निकला है? ठीक से देखो। ये सब्जी में क्या मिला दिया है? गोभी में पत्थर था क्या लीला? साफ तो करनी चाहिए थी सब्जी को सही से। बस फिर क्या, सुबह सुबह का नाश्ता जो चैन से होना चाहिए था बदल गया एकदम अखाड़े में। अम्मा दर्द तो नहीं कर रहा, जरा मुंह दिखाइए। अरे ओ लीला, तूने इसमें कहीं प्याज तो नहीं डाल दिया? हाय राम। 28 साल से हूँ मैं इस घर में अम्मा, मुझे पता है इस घर में प्याज लहसुन नहीं आता। पत्ता गोभी सही से पकी नहीं होगी इसलिए कच की आवाज आई होगी। प्रिया, कितनी बार कहा है कि इस घर में प्याज लहसुन नहीं आना चाहिए। अपनी सहेलियों के साथ यही सब सीख रही हो तुम? नहीं पापा, मैंने कसम खाई थी कभी प्याज नहीं छूंगी। 3 साल पहले आपने मुझे एक बार रोल खाते देख लिया था, उसमें भी मैंने दुकानदार को प्याज डालने से मना किया तो उसने डाल दिया था। तो मैं क्या करती पापा, मैं प्याज नहीं खाती, वो तो बस एक बुरा संजोग था। शादी की उम्र हो गई इस लड़की की और ऐसे गलतियां कर रही है। आज तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। अब इस लड़की के हाथ का बना खाना मेरी रसोई में तो बनना नहीं चाहिए। मोहन, अगर तू मुझे सलामत देखना चाहता है तो जल्द से जल्द इसके हाथ भी लेकर के विदा कर दे इसे। वो कहते न, शादी की उम्र हुई बेटी को विदा करने का लोगों को बस बहाना चाहिए होता है, और वो बहाना कुछ भी हो सकता है। और लता को वो बहाना मिल ही गया था प्याज के रूप में। मोहन प्रिया के लिए अच्छे घर के लड़कों का रिश्ता देखना शुरू करता है, जिससे प्रिया की टेंशन और बढ़ जाती है। एक रात को प्रिया अपने कमरे में बैठी घबराई हुई अपने बॉयफ्रेंड मयंक को कॉल लगाती है। मयंक, पापा मेरे लिए लड़के देख रहे हैं फिर से। कल ही किसी पंडित जी को बुलाया था घर पे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं। अगर उन्होंने किसी लड़के को फाइनल कर दिया तो? अरे पगली, टेंशन क्यों ले रही है तू? जब मैं हूं ना तेरे साथ तो डरने की क्या है बात। लेकिन मयंक, पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो? अरे तो क्या हुआ, मैं खुद ही पंडित जी के जरिए अपना फोटो और बायोडेटा तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। तुम्हारे पापा लड़का ढूंढ रहे हैं ना, तो लड़का तैयार है, और वो भी सबसे बेस्ट कैंडिडेट। तुम सीरियस हो ना? अरे बिल्कुल सीरियस। देखो, मैं तुम्हारे पापा के सामने वही बनकर खड़ा हूंगा जैसा उन्होंने अपनी बेटी के लिए सोचा है। तुम बस हिम्मत रखो। और प्रिया के घर मयंक का रिश्ता पंडित जी लेकर आते हैं। देखिए पंडित जी, प्रॉपर्टी कितनी हो, परिवार वाले सात्विक होने चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। अरे माता जी, बहुत ही सात्विक लोग हैं। अगर हमारी प्रिया इस घर में गई तो समझिए बिटिया का जीवन सफल हो गया। मयंक के परिवार वाले अपने बेटे की खुशी के लिए प्रिया के घर रिश्ता करने पहुंच जाते हैं। देखिए भाई साहब, हमें तो आपकी प्रिया बड़ी पसंद आई। अब बस जल्दी से आप हाँ कर दीजिए ताकि हम प्रिया को अपने घर ले जा सके। इतनी जल्दबाजी किस बात की है बेटा? मेरा मतलब है पहले हम तो अपने हिसाब से जांच पड़ताल कर ले। क्या कमाता है लड़का? मैं इंजीनियर हूँ दादी जी, और पापा पहले रेलवे में थे, अब रिटायर हो गए, तो उनकी लाख रुपया पेंशन आती है। टेंशन की कोई बात नहीं है दादी, प्रिया को हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। नाश्ते में क्या खा कर आए हो बेटा? बहुत गंदी महक आ रही है। कहीं तुम प्याज या किस चीज का नाम ले लिया आपने चाची जी? हमारे यहाँ प्याज लहसुन का नाम भी नहीं लेता कोई। प्रभु प्रभु प्रभु। वो तो रास्ते से आते वक्त एक मंद बुद्धि औरत ने ऊपर से कचरा फेंक दिया मेरे बेटे पर, उसी की जरा शायद महक रह गई है। अपने हिसाब से सारी जांच पड़ताल कर लता भी इस रिश्ते के लिए हामी भर देती है। मयंक और प्रिया के इस प्लान की भनक किसी को नहीं लगती और दोनों की शादी हो जाती है। थैंक यू मयंक। वैसे थैंक्स तो मुझे डैडी और मम्मी को भी कहना चाहिए। सब कुछ पता हुए भी क्या एक्टिंग की उन्होंने। वो दोनों आज नहीं होते तो ये शादी नहीं हो पाती। अब तो सब ठीक है ना बेबी? भूली बातों पर मिट्टी पाओ और अपने पति को गले लगाओ। आओ जाने मन। सुबह की पहली किरण कमरे में झांक रही थी। प्रिया की आंखें धीरे धीरे खुलती है। ससुराल की पहली सुबह और इस शादीशुदा जिंदगी की एक नई सुबह। मम्मी डैडी ने मेरे और मयंक के लिए बहुत कुछ कर दिया। अब मेरी बारी है इस घर के लिए कुछ करने की। तैयार होकर प्रिया आंगन में आती है, जहां उसकी सासू माँ पूजा की थाली लिए खड़ी थी। प्रिया झुककर अपनी सास के पैर छूती है। मम्मी जी, आपने और डैडी जी ने मेरे लिए इतना किया है कि मैं बात भी नहीं कर सकती। अब मैं वादा करती हूँ
इस घर की खुशी के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। हर जिम्मेदारी को अपना मानूंगी और बेस्ट बहू बनकर दिखाऊंगी। तो बताइए मम्मी जी, क्या बना दूं? हमारे घर पर नौकर है बेटा, तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपनी मैरिज लाइफ एंजॉय करो। मयंक के घर पर झाड़ू पोछा बर्तन के लिए एक काम वाली थी और कुकिंग में मदद करने के लिए दूसरी। बिल्लो का हाथ तो चटनी पापड़ अचार में कोई पकड़ ही नहीं सकता भाभी जी, पर कसम से बस कहीं मार खा जाती है मैं तो वही दाल चावल रोटी में। ये बड़े धीरे धीरे होने वाले काम है और इससे ना नाखून भी खराब हो जाते। एक बार गरम चावल पसारते हुए हाथ जल गया तो मेरा, फिर तो मेरे मजनू ने बोल दिया बिल्लो तेरे हाथ को कुछ हो गया है तो मैं अंगूठी किसमें पहनाएगा। फिर मैंने भी सब मना कर दिया भाई। मजनू यानी आपका मंगेतर? अरे नहीं रे भाभी जी, मेरी शादी तो मेरे घर वाले तय करेंगे। मजनू तो सुनार की दुकान में काम करता है, रोज अपनी दुकान से कोई ना कोई अंगूठी लेकर आता है और मेरी उंगलियों में पहना कर चेक करता है। अच्छा, वो सब जो भी है, तो आप अचार पापड़ और चटनी बनाती है, यानी रोटी सब्जी दाल चावल मुझे बनाने होंगे। सिर्फ रोटी, बाकी सब्जी आप काट दीजिएगा, मैं बना देगी। वो क्या है ना, सब्जी अगर काटेगी तो मेरी इतने बड़े बड़े सुंदर नाखून खराब हो जाएंगी ना। इन नाखूनों के कारण इस तो मैंने बर्तन पोछे का काम नहीं लिया। मेरे चिंटू को ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे नाखून खराब हो जाएंगी। ये चिंटू जरूर आपका कोई दोस्त होगा जो किसी मैनिक्योर पेडिक्योर का काम करता होगा। अरे नहीं भाभी, चिंटू मेरा कुत्ता है रे। एक तरफ बिल्लू चटनी पीसने के बाद इंस्टेंट अचार बनाने लगती है, दूसरी ओर प्रिया आटा गूंथ के सब्जियां काटने बैठ जाती है। आटा तो गूंथ लिया मैंने, जब तक रोटियां बना रही हूँ तब तक सब्जी में छोंका लगा देती हूँ। बाकी चटनी और अचार तो तूने लगभग बना ही दिया है, फिर फटाफट सभी को नाश्ता परोस देंगे। गर्मा गर्म नाश्ता तैयार कर प्रिया सभी के सामने परोसती है, जिसे खाकर सभी वाह वाह करते रह जाते हैं। क्या नाश्ता बनाया बहू, इसके लिए तेरे हाथ में 21,000 रुपये भी रख दे तो कम है। फिर भी 11,000 तो बिल्लो भी डिजर्व करती है अंकल जी। मैंने चटनी बनाई, उसी से तो खाने में स्वाद आता है। सब्जी के छोंके से दूसरा और तीसरा अचार से, ये तीनों तो बिल्लो ने ही किया है। कभी तो दूसरों को तारीफ लेने दे दिया करो बिल्लो। आज रात का खाना बाहर होगा तो रात के लिए बिल्लो तेरी छुट्टी। प्रिया अपने ससुराल में बड़ी खुश थी। पूरा परिवार डिनर के लिए बाहर जाता है और डिनर के बाद जब प्रिया लौटती है तो उसे अपने अलमारी में कुछ अलग लगता है। कुछ तो गड़बड़ है ऐसा लग रहा है, मानो किसी ने मेरे कपबोर्ड को छुआ हो। किसी ने नहीं, मैंने। पहले तुम अपने कमरे की अकेले मालकिन थी, अब दिन भर तुम्हारा पति तुम्हारी चीजों को यहाँ वहाँ करता रहता है। मयंक को ही कारण मानकर प्रिया ज्यादा ध्यान नहीं देती और सो जाती है। अगले दिन से मयंक ऑफिस जाना शुरू कर देता है और प्रिया घर संभालना। एक रोज प्रिया अपनी सहेलियों के साथ हॉल में बैठी किटी कर रही थी, तब उसकी सहेली कहती है, ये बिल्लो ना मुझे कुछ ठीक नहीं लगती प्रिया। मेरी मामी सास की यहाँ थी ये कुछ दिनों के लिए, 1 महीने में इतना कुछ गायब हो गया मामी जी के घर से कि फिर उन्होंने डर से ना काम वाली रखना ही छोड़ दिया। अरे नहीं मीना, लोगों का क्या है ना, गरीबों को ही टारगेट करते हैं। हो सकता है तेरी मामी सास के बच्चों ने ही चीजें यहाँ वहां कर दी हो। नाश्ते के साथ हंसी मजाक में वक्त बीत रहा था। अरे बहन, अब तो पैसे दे दे। अरे बात तो मैं भूल ही गई, बिस्तर पर ही रख कर आई हूँ। 6,000 देने ना, अभी लेकर आती हूँ। प्रिया अपने कमरे में जाती है और बिल्लो को उसके बिस्तर से 6,000 उठाकर अपने पर्स में डालता देख लेती है। तो इसलिए चटनी खिलाई जा रही थी सभी को। बिल्लो, कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। शांति से अपने पर्स से 6,000 रुपए निकाल कर रख दे, और वो पैसे भी जो तूने पहले यहाँ से गायब किए हैं। जिस दिन हम सब बाहर खाने गए थे उस दिन हमारे पीछे से तू घर पर आई थी ना। मेरी अलमारी देखकर मुझे शक हो गया था, पर मेरी भूल थी कि मैंने तुझसे सवाल जवाब नहीं किया। आप कुछ गलत समझ रही है भाभी। इसके पहले कि मैं सभी को बुलाकर यहाँ तमाशा करूं, अपनी इज्जत बचाकर यहाँ से रफा दफा हो जा। प्रिया बिल्लो को काम से निकाल देती है, जिस कारण पूरा खाना बनाने का जिम्मा उस। सुबह से देख रही हूँ भाभी, आप इतनी घबराई हुई है। इतनी घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल है कमला, जब से बिल्लो गई है किसी को खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा। पता नहीं ऐसा क्या डालती थी वो खाने में जो मैं नहीं डाल पा रही हूँ। मेरा काम तो झाड़ू पोछा बर्तन का है भाभी, मैंने कभी उसे खाना बनाते देखा नहीं। मैं तो बस अपने काम से काम और मतलब से मतलब रखती हूँ। पर एक बात जरूर कहती हूँ, आपके खाने में ना वो खुशबू नहीं आ रही जो उसके बनाए खाने में आती है। कुछ तो मिस कर रही हैं आप।
अब जब कमला ने सिर्फ सुगंध से ही कह दिया था कि खाने में वो टेस्ट नहीं आने वाला, तो खाने वाले लोगों के मुंह चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन आता कैसे? क्या हुआ मयंक, खाना अच्छा नहीं बना क्या? अच्छा है प्रिया, सब अच्छा है। लगता है मैं आप लोगों को खुश नहीं कर पा रही हूँ। मम्मी जी, कहाँ सोचा था मैंने कि बेस्ट बहू बनूंगी, पर यहाँ मेरे बने खाने को खाकर आप सभी का चेहरा ही उतर जाता है। बिल्लो को वापस बुला लूं क्या? अरे पागल है क्या बेटा? चोर को कौन दोबारा घर पर बुलाता है? खाने में उस चीज की कमी है जिस चीज की कमी हम तुझे पूरी करने को कह भी नहीं सकते, क्योंकि तुझे उसका इस्तेमाल करने की आदत नहीं है ना। जा, तू बेफिक्र हो जा और कुछ खा ले। प्रिया दोपहर में इसी बारे में सोचती रहती कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके इस्तेमाल के बारे में प्रिया को नहीं पता। अरे दीदी, मुझे याद आया, लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करती थी बिल्लो, पर आपने तो कभी ना लहसुन का तड़का लगाया ना प्याज चटनी में डाला। क्या हरी चटनी में प्याज का इस्तेमाल होता है? ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये तो आज मैं पहली बार सुन रही हूँ। हाँ दीदी, चटनी में बिना लहसुन प्याज के वो स्वाद नहीं आता। जिसे एक बार लहसुन प्याज खाने की आदत पड़ जाए ना, उसे बिना लहसुन प्याज का खाना हजम ही नहीं होता। अच्छा, अब मैं समझी मम्मी जी किस चीज के इस्तेमाल की बात कर रही थी। अरे मुझे क्या पता था यहाँ सभी चटनी में लहसुन प्याज खाते हैं और मेरे कारण बस नहीं खा रहे हैं क्योंकि मुझे लहसुन प्याज का इस्तेमाल करना नहीं आता। वैसे भी इसमें बुराई क्या है? प्रॉब्लम दादी को थी, मुझे थोड़ी ना है। और कमला से पूछ कर इस बार अदरक, हरी मिर्च और टमाटर के साथ धनिया पत्ते को ग्राइंड कर उसमें प्याज और नींबू का रस डालकर प्रिया तैयार कर लेती है। एक काम कर कमला, तू जरा प्याज काट देना, आज सलाद में भी प्याज दूंगी और सब्जी में भी थोड़े से प्याज को भून कर डाल देती हूँ। वो स्वाद जो सभी मिस कर रहे हैं सभी को खिला ही देते। आज हरी चटनी के साथ जैसे ही प्याज का छौंका लगता है, पूरे परिवार के चेहरे पर वो खुशी लौट आती है जिसका प्रिया को इंतजार था।